हेलो बच्चों। तो हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जाने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री। 12th का एक बहुत ही अच्छा छोटा सा स्वीट सा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जो कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी के लिए टफ हो जाता है। ठीक है ना, इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जिसको अगर हम अच्छे से नहीं समझते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये क्या कुछ तो भी चैप्टर है या फिर टफ है। तो इसलिए यहाँ पे एक एक शब्द को अगर अच्छे से आप सुन लोगे तो आपको काफी आसान लगेगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है 12th का। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो भाई कि हमारे पास में सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात की जा रही है तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब समझ में आ रही है बात, सरफेस से समझ में आ रहा होगा यार। देख, बहुत ही आसान है कि सरफेस वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे। क्या वर्ड यूज हो रहा है? सरफेस वर्ड यूज हो रहा है। तो सरफेस मतलब क्या? कुछ ऐसा फिनोमिना जो कि सरफेस से रिलेटेड होगा, है ना। सरफेस से रिलेटेड होगा। तो आपके पास में ऐसी केमिस्ट्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइंस की वो ब्रांच, या ब्रांच आप केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डील करती है स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिना से। मैंने वही लिखा यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिना आर नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना। अभी सरफेस फिनोमिना कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपका एड्सॉर्प्शन हो सकता है, कैटेलाइसिस जैसे कैटलिस्ट के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, कोलाइड्स के बारे में, इमल्सन के बारे में, इनकी सबकी स्टडी हम यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज करा है, एड्सॉर्प्शन। आपने देखा होगा कि एक होता है एड्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। क्या बोला मैंने? एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। तो हम एब्जॉर्प्शन वर्ड को तो समझ जाते हैं अच्छे से कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। बहुत ही प्यारा सा एक इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आपने स्पंज लिया, स्पंज को पानी में डिप कर दो, तो ऐसा होगा ना कि आपका पूरा का पूरा स्पंज क्या हो गया है? गीला हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे स्पंज में फैल गए हैं। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है? आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। या फिर मैं बोलूं कि चौक को आपने में क्या कर दिया है? पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद देखेंगे, चौक को तोड़ के देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी चाक क्या हो जाएगी? गीली दिखाई देगी। तो वो फिनोमिना तो हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं एड्जॉर्प्शन की बात करूं, तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन का मीनिंग ये होता है कि अगर जो भी आपने चीज ली है, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ये देखूं कि हम व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे, आप ग्रीन बोर्ड पे, किसी भी बोर्ड पे, अब जैसे सपोज कि मैंने चौक से लिखा है ना, तो चौक से लिखने के बाद थोड़ी देर बाद में मैं क्या करती हूँ? उसे हटाती हूँ। तो हटा देती हूँ तो वो इजीली हट जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब था कि मैंने जो बोर्ड था उस बोर्ड की सरफेस पे कुछ लिखा, और जो लिखा है मतलब सरफेस पे लिखा है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो एक बार अंदर की ओर चला गया और आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरी दूर आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा। नहीं होता है ऐसा। आपने लिखा मिटाया, लिखा मिटाया, ऐसा करते हैं। तो वो एक अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है एड्जॉर्प्शन का। समझ में आई बात? कि अगर हम कुछ दिनों तक लिखा हुआ छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने चौक से कुछ लिखा और 2-3 दिनों तक उसको लिखा हुआ छोड़ देती हूँ। ठीक है ना। तो फिर आप जब आप मिटाते हो तो थोड़ा आपको उसको मुश्किल होता है मिटाना, है ना। तो क्या कर रहा था कि सरफेस पर, बोर्ड के सरफेस पर उस चौक के मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं? जम चुके हैं। तो वो जो फिनोमिना है वो ही हमारा क्या है? एड्जॉर्प्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसे टेक्निकल वर्ड में अगर हम देखें, हाँ, एक दूसरा एग्जांपल और आपको डेली रूटीन लाइफ का मैं बताती हूँ कि जब भी हम कोई सा नया बैग वगैरह लेके आते हैं ना, तो आपने देखा होगा उस बैग में एक पुड़िया रखी हुई होती है। उस पुड़िया में कुछ दाने होते हैं। ठीक है ना। जब आप उन दानों को खोलते हो, मतलब उस पुड़िया को खोलते हो, तो आपको उसे छोटे 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 व्हाइट मोती जैसे दाने दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं? वो सिलिका जेल्स होती हैं। तो अगर वो सिलिका जेल उस बैग में रखी है, इसका रीजन ये होता है कि शॉप्स में जब वो रखे रहते हैं तो मॉइस्चर आपकी बहुत ज्यादा हो सकती है। उस मॉइस्चर की वजह से वो बैग खराब हो सकते हैं आपके। अब अगर मैंने मॉइस्चर से उसको बचाना है, बैग को बचाना है, तो मैं क्या करूंगी? उसमें सिलिका जेल डाल दूंगी। तो सिलिका जेल क्या करेंगे? आने वाले जो भी मॉइस्चर होंगे उस मॉइस्चर को अपनी सरफेस पर एक्यूमुलेट कर लेगी।
क्या कर लेगी, एक्यूमुलेट कर लेगी। तो वो एक और एग्जांपल हो सकता है आपका सिलिका जेल का, क्योंकि जब आप सिलिका जेल को खोलते हो तो अंदर से वो गीली नहीं दिखाई देती है आपको, तो वो क्या करती है, मॉइस्चर को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेती है। वही आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, मतलब अट्रैक्ट हुआ और सरफेस पे रिटेन हो गया, है ना। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। आपकी जो सरफेस है वो लिक्विड भी हो सकती है और वो सॉलिड भी हो सकती है। तो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग द रिटेनिंग attracting and retaining the molecule of a substance at the surface of a liquid or solid, ठीक है ना, resulting into higher concentration of molecule on the surface than in bulk। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसके दो पार्ट होगा, एक आपका सिर्फ आउटर वाला पार्ट, ठीक है ना, जिसे हम बोलेंगे सरफेस, और एक उसका अंदर वाला पार्ट जिसे हम क्या बोलेंगे, बल्क। तो वो बल्क में ना जाने की बजाय क्या हो सकता करेगा, सिर्फ सरफेस पर ही जमा रहेगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक, जैसे कि आपका सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन में दो वर्ड्स आते हैं कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हो रहता है, एक तो सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट। इन द सेम मैनर अगर मैं एड्जॉर्प्शन में बात करूं तो एड्जॉर्प्शन की जो पूरी फिनोमिना है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तो वो सब्सटेंस जिस पर कोई सरफेस, उसकी सरफेस पर कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल आके क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज हो गई, और फिर जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर एड्जॉर्प्शन बोलेंगे, है ना। तो एक होता है आपका एड्जॉर्बेट, क्या होता है, एड्जॉर्बेट, और एक आपका होता है एड्जॉर्बेंट, ठीक है, मतलब सॉल्वेट। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास में जो सिलिका जेल थी या बोर्ड था, तो मैंने कहा बोर्ड की सरफेस पर आप लिख रहे हो, तो जो हमारे पास में एड्जॉर्बेट होगा वो क्या होगा, द मॉलिक्यूलर सरफेस विच एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट क्या हो गया हमारा, द मटेरियल ऑन हुज सरफेस द एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। मतलब जो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है जिसपे आप लिख रहे हो, तो बोर्ड पे लिख रहे हो, किससे लिख रहे हो, चौक से लिख रहे हो, तो जो चौक है, चौक क्या हो रहा है, उस पर डिपोजिट हो रहा है। तो the molecular surface which accumulate at the surface of adsorbent, जो adsorbent की सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेट बोलते हैं। और जो उसको सोख रहा है, जैसे कि हमने कहा जो उसको सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, एक आया आपका कि कोई आपका सब्सटेंस था, वो सब्सटेंस आने वाले मॉलिक्यूल को सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो जो सरफेस प्रोवाइड करवाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो द मटेरियल ऑन हुज सरफेस द एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। क्या इतनी बात समझ में आई? देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक छोटा सा डायग्राम बनाया है ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि यहाँ पे मेरे पास में ये रेड रेड प्लस प्लस करके जो बताया वो ऐसे मॉलिक्यूल है जो ये इस सब्सटेंस पर, ये आपका कोई एक सब्सटेंस था, सपोज मान लो कि सिलिका जेल ही था, है ना। तो जो सिलिका जेल है वो आपका क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट, जो कि इसे क्या कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। किसको प्रोवाइड करवा रहा है, सिलिका जेल किसको अपना सरफेस प्रोवाइड करवा रही है, मॉइस्चर को, तो मॉइस्चर उसके लिए क्या हो गया, एड्जॉर्बेट। सिलिका जेल एड्जॉर्बेट के लिए क्या हो गई, एड्जॉर्बेंट हो गई। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? ये दो चीजें होती हैं और ये दोनों आपस में जब मिल जाएगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? तो ये तो था हमारा एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? ये सारी आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। एड्जॉर्बेट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है। एड्जॉर्बेंट समझ के आ गया कि सिलिका जेल जो है वो क्या है आपका, एड्जॉर्बेंट है। जो मॉइस्चर है वो आपका क्या हो गया, एड्जॉर्बेट हो गया। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो ये दो चीजें आपकी, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। अब चलते हैं थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन की ओर, फिर देखेंगे कि हम कि इसमें आपका जो एब्जॉर्प्शन है और एब्जॉर्प्शन है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, नोट करें जल्दी से। देखो एब्जॉर्प्शन के बाद में हम थोड़ा सा बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में।
Absorption is a phenomena in which the substance enters into another substance. मतलब जो भी, जैसे कि मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे बताया था स्पंज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है थ्रू आउट द बल्क। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे वहां पे एड्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। जिसके अंदर गया है वो, जिसने पूरा पानी को सोखा है, तो स्पंज क्या हो गया आपका, एब्जॉर्बेंट, और पानी क्या हो गया आपका, एब्जॉर्बेट। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड और यहाँ पे आता है, डिजॉर्प्शन। अब डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपका एड्जॉर्प्शन हुआ था, मतलब आपके सिलिका जेल ने जो मॉइस्चर को क्या कर लिया था, अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया था, अगर मैं उसे हटा दूं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिजॉर्प्शन। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में सिर्फ इतना याद रखो कि सिलिका जेल ने क्या किया था, मॉइस्चर को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब किया था, अगर मैं उस मॉइस्चर को हटा दूं तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डिजॉर्प्शन, ठीक है ना। एक होता है आपका सॉर्प्शन, जब आपके पास में एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है तो उसे हम बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉर्प्शन। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसे आपको याद रखना है, क्लियर है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों में, और डिटेल में एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। अब देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। तो जैसे कि एड्जॉर्प्शन मैंने बताया ये एक सरफेस फिनोमिना है ना, तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना, ये एक बल्क फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। फिर जब एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है, तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जब आपका एड्जॉर्प्शन होगा तो हीट रिलीज होगी, इसलिए ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो ना तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, ना ही हीट एब्जॉर्ब करता है, तो नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। उसके बाद में अगर मैं रेट की बात करूं कि एड्जॉर्प्शन की रेट क्या होगी, तो देखिए इनिशियली तो क्या होता है कि जब आपके पास में सरफेस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जैसे लार्ज सरफेस प्रेजेंट है, तो जब कोई भी आपका मॉलिक्यूल इस पे अट्रैक्ट होगा तो वो इस पे क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा। तो जैसे जैसे सरफेस बहुत ज्यादा है तो वो आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, सरफेस इससे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इनिशियली तो रेट बहुत ज्यादा होती है एड्जॉर्प्शन की, लेकिन कुछ समय बाद जब सरफेस खत्म हो जाती है तो रेट डिक्रीज होने लगती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा रेट इज इनिशियली हायर ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया बट आफ्टर सम टाइम डिक्रीजेस। अब एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, हीट आपकी क्या सॉरी रेट क्या होगी आपकी, यूनिफॉर्म होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि एड्जॉर्प्शन इज अ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, नहीं तो एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है। और एड्जॉर्प्शन के केस में रेट क्या होती है, इनिशियली इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, और एब्जॉर्प्शन के केस में यूनिफॉर्म होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैंने 2-3 एग्जांपल जैसे बताया, बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिलिका जेल पर मॉइस्चर का जमना या वेपर्स का जमना, और इसका एग्जांपल्स क्या होता है, स्पंज इन वाटर। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अब बात ये आती है कि अरे एड्जॉर्प्शन होता क्यों है, क्या जरूरत है एड्जॉर्प्शन होने की, तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, कि रीजन की बात करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, ठीक है। अब देखो रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाया है जो कि आपका इस वाटर में या फिर सॉल्यूशन में, कुछ भी बोल सकते हो, इसके अंदर है। इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, ऐसा मानो कि ये वाटर के अंदर है, मतलब या फिर मैं ये बोलूं कि आपने वाटर भर दिया है, या कुछ भी आपके पास में एक मॉलिक्यूल है जो कि आपके किसमें है, अंदर की ओर है। तो जब ये अंदर की ओर होता है तो चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है। सपोज कि इसमें पानी भरा, आप ऐसा मान लो है ना, कि इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है।
तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है अपने चारों तरफ, कुछ भी आप मान लो इसे, कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये चारों तरफ से अपने दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। अब घिरा हुआ है तो ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना, स्टेबल रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं जो कि सरफेस पे है, ये आपका अंदर है, ये आपका कहाँ है, एंटायर पोर्शन में है, और ये वाला मतलब आप बोल सकते हो कि बल्क में है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका सरफेस पे है। अब से सरफेस पे होता है तो तीन तरफ से तो दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है, लेकिन ऊपर के साइड से क्या है, फ्री है। और अगर ये ऊपर के साइड से फ्री है तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए या स्टेबल करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यही तो हमने बात की थी कि कोई सरफेस पर अट्रैक्शन होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल का और रिटेंशन होता है। तो ये क्यों होता है, इस फिनोमिना को आप ये समझना होगा कि जो सरफेस वाले जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो तीन साइड से तो घिरे हुए हैं, लेकिन फोर्थ मतलब ऊपर साइड से फ्री बैठे हुआ है, और फ्री बैठे हुए की वजह से वो क्या है, अनबैलेंस्ड है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो उसे बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को लेके आता है। तो वही लिखा, इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्स ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इफ एनी स्पीसीज कम्स in contact with the surface molecule hold the other species and balance their unbalanced force। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ही एड्सॉर्प्शन यहाँ पे कराया जाता है। क्लियर है? अब बात आती है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितने टाइप के आपके एड्सॉर्प्शन हो सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में दो टाइप के एड्सॉर्प्शन है। कितने टाइप के? दो टाइप के एड्सॉर्प्शन है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। एड्सॉर्प्शन ऑफ टू टाइप्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपके पास में एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट के बीच में कौन से टाइप का फोर्स है, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक, ठीक है ना। अब जैसे कि आपके पास में मैं बोलूं कि कौन से टाइप का बॉन्ड है, तो आपको यहाँ पे बॉन्ड से समझ में आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, वीक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग वीक में हमारे कौन कौन से बॉन्ड थे, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारा कौन सा हुआ करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो वही है कि टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, ये वीक एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर वीक है तो मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जब यहाँ पे ये वीक होता है तो इसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और इस फिजिकल एड्सॉर्प्शन को ही बोलते हैं फिजियोप्शन। क्या बोलते हैं? फिजियोप्शन। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसे हम बोलते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे हम बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। और इस केमिकल एब्जॉर्प्शन को ही बोलते हैं कीमियोब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? कीमियोब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं फिजियो, है ना, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और इसे क्या बोलते हैं? केमिकल एब्जॉर्प्शन मतलब केमिब्जॉर्प्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है, इन दोनों में डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस मतलब फिजियोप्शन और केमियोब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है ये हमें चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर वीक बॉन्ड है ना, तो वीक बॉन्ड है मतलब आपके पास में आप थोड़ा सा गर्म करोगे तो इसे अलग कर सकते हो, एड्सॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो देखिए फिजियोप्शन में द मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू द सरफेस सिंपली बाय वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इसमें the molecules are held to the surface by chemical bond forming surface compound, ठीक है। it is a relatively weak, it is a relatively strong। the heat of adsorption, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, the heat of adsorption is low and lies between 20 to 40 kilojoule per mole, ठीक है ना। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है, जैसे आपको बताया गया था एक्सोथर्मिक होती है। द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो एंड लाइज बिटवीन 20 टू 40 किलो जूल पर मोल, एंड कीमियोब्जॉर्प्शन में द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई लाइंग इन द रेंज बिटवीन 40 टू 200 किलो जूल, ठीक है ना।
अब अगर फिजियोप्शन की मैं बात करूं तो बच्चा फिजियोप्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि अगर मैं इसे थोड़ा सा हीट करूंगी तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, दोनों को अलग कर सकते हो। ठीक है, अलग कर दिया। अब अगर अलग कर दिया मतलब पहले चिपके और फिर अलग हो गए, तो मतलब क्या हो गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। लेकिन अगर मैं केमिचॉप्शन की बात करूं तो ये क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मतलब एक बार अगर रिएक्शन हो गई तो उसे आप फिर से नहीं अलग कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दी तो आपको क्या मिल गया, CO मिल गया। तो अब ये कार्बन या फिर मैं बोलूं कि आपको किसी सरफेस पर गैस आ गई है, चिपक गई है। अब गैस चिपक गई है तो आप उसे ये नहीं कर सकते हो कि उसे वापस से अलग करके उन दोनों एड्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट को अलग कर दो। ठीक है ना, तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो। इसलिए ये क्या हो गई, आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर ऑफ एड्जॉर्ब पार्टिकल। ये मल्टी लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर ऑफ एड्जॉर्ब पार्टिकल। और अगर मैं कीमियो ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मोनो लेयर ऑफ एड्जॉर्ब पार्टिकल। क्या लिखा है यहाँ पे, एड्जॉर्ब पार्टिकल। ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इतना समझ में आ गया, बहुत आसान है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। फोर्थ डिफरेंस क्या है, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। जबकि आपका जो कीमियोब्जेक्शन है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक इन नेचर का है। फिजियोप्शन एक स्पेसिफिक नहीं है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जबकि कीमियोजॉप्शन इट इज अ स्पेसिफिक इन नेचर, occurring only when there is a tendency to form a chemical bond between adsorbate and absorbent particles। ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस होगी। इट ऑकर्स, अगर मैं फिजियोप्शन की बात करूं तो इट ऑकर्स एप्रिशिएबली ओनली एट लो टेम्परेचर। अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इट ऑकर्स एप्रिशिएबली ओनली एट लो टेम्परेचर। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर। ठीक है ना, द सरफेस इज राइज्ड। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएंगे। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज रेस्ट। समझ में आ गई बात। इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, ये सभी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो but extent of absorption increases with rise in temperature। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस आए, समझ में आए, समझ में आ रहा है ना भाई। ठीक है, आगे बढ़। अब देखिए फिजियोप्शन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। आप कभी ये देखे होंगे कि हमारे पास में कोल माइंस या उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं ना, वो एक मास्क पहन के रखते हैं मुंह पे। उस मास्क का काम क्या होता है, जैसे कि आप कोल माइंस में गए तो बहुत सारी पॉइजनस गैस वगैरह रहती है, तो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब में ऐसा क्या लगाते हैं उस मास्क में कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस गैसेस वगैरह को, तो चारकोल वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो वो चारकोल क्या कर लेता है, वो चारकोल उस पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और मरने से बचा देता है। इसीलिए वहां पे ऐसा मास्क पहन के जाते हैं। तो वही क्या हो आपका फिजियोप्शन का एग्जाम्पल है, एड्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैस ऑन चारकोल्स। ये चारकोल से, चारकोल्स पर बहुत सारी गैसेस का जो एड्जॉर्प्शन होगा वही क्या है, आपका फिजियोप्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा है एड्जॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन बाय चारकोल। ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका फिजियोप्शन का एग्जाम्पल है। इतनी बात समझ में आती है, आगे बढ़े। अगर आपसे बोले कि कीमियोब्जॉर्प्शन का क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स में आप क्या देख सकते हो, उसके एग्जाम्पल्स में आप बोल सकते हो कि हमारे पास में ऑक्सीजन ऑन सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है ना, ऑक्सीजन का किस पे बॉन्ड बनाना या एड्जॉर्प्शन होना, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम पर।
हाइड्रोजन ऑन निकिल एटीसी। अब आपको याद आ रहा होगा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। क्या? हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हम क्या करते थे, एल्किन की रिएक्शन जब निकिल के साथ में कराई जाती है, मतलब आपको हाइड्रोजिनेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम। तो वहां पे क्या हुआ करता था, सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता था। तो इस सरफेस एरिया मतलब आपको ये गैस है हाइड्रोजन, ये भी गैस है, रिएक्शन करवानी है तो हम क्या करते थे, प्लेटिनम के को पाउडर फॉर्म में लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ऐड कर देते हैं इसमें और फिर एल्किन मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे H2 ऑन निकिल और प्लेटिनम, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंड विच टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन? कीमियोब्जॉर्प्शन का। इतनी बात समझ में आई? व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ऑन ग्रेफाइट सरफेस CO इज फॉर्म। जैसे कि मैं बता रही थी कि एक बार अगर आपने कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ में करवाई तो ये CO बन जाता है। तो ये वापस से अगर मैं इसको अलग करना चाहूँ तो ये अलग नहीं हो सकती है ना। यही एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल मैं वहां पे दे रही थी आपको। फिर दूसरा क्या, ऑन हिटिंग the surface after adsorption CO is deabsorbed but not the atomic oxygen। ठीक है ना, ये अलग नहीं हो सकता है। तो वही बोला गया है कि ये आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस थी। तो ये मेन आपके एग्जांपल्स हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एड्सॉर्प्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब देखिए कि आपके पास में अगर पाउडर फॉर्म में आपने चारकोल लिया है या उनके क्यूब्स लिए हैं, टुकड़े लिए हैं, तो कहाँ पे अच्छा एड्सॉर्प्शन होगा? बट ऑब्वियस से पाउडर फॉर्म में होगा। तो वन बाय वन हम समझेंगे। पहले नाम देख लेते हैं कौन कौन सा है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट दोनों के ही नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, प्रेशर, टेम्परेचर। तो द टू things required for absorption are absorbent and absorbent, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको समझा दिया, नथिंग है ना। आगे बढ़े, वन बाय वन सारे फैक्टर को अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके पास में एब्जॉर्बेंट के लिए मतलब क्या चाहिए, एक फाइनली या जब पाउडर फॉर्म में अगर आप लेते हो तो सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये क्या है, आपका सरफेस फिनोमिना है। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है ना। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में अपने को कितना कितना याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि सरफेस एरिया is directly proportional to rate of adsorption. For example, finely divided substances are good absorbent as they provide larger surface area of a given mass। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला फैक्टर अफेक्टिंग हुआ। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग की ओर चलते हैं। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग है हमारा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, जिसमें हम बात करेंगे गैसेस की, है ना। तो जो आपकी ऐसी गैसेस जो कि इजीली लिक्विफाई हो जाती है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इजीली लिक्विफेबल गैस मीन्स हैविंग हायर टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड। ऐसी गैसेस जो कि जल्दी से लिक्विड में चेंज हो जाती है, वो वाली गैसेस क्या करती है, एब्जॉर्ब होने की ज्यादा टेंडेंसी रखती है। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में क्या कि ऐसी गैसेस जिनका लिक्विड में चेंज करना आसान हो जाता है या जो आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाती है, ये गैस अच्छा एक्सटेंड रखती है एब्जॉर्ब होने का। एंड दिस गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट। अब हमारे पास में लिक्विड करने इसे क्या होना चाहिए, लिक्विफाई करने के लिए एक टेम्परेचर की यूज होती है। इस टेम्परेचर के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, गैसेस स्टेप में भी पढ़ते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। तो देखिए, फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, है ना। फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, मतलब इतना तो टेम्परेचर मुझे चाहिए चाहिए। तो लिक्विफिकेशन के लिए किसी भी गैस को अगर मुझे लिक्विड में चेंज करना है तो मिनिमम टेम्परेचर, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इस टेम्परेचर
से ऊपर हमारी गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस सर्टेन minimum temperature called critical temperature is required. Above this temperature gas cannot be liquefied. Ab higher the critical temperature of a gas, more easily it will be liquefied, hence adsorbed to greater extent. ठीक है, इतनी बार समझ में आई? अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको और अच्छे से कि कैसे क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है गैस, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर एंड अमाउंट एब्जॉर्ब इन ml। तो यहाँ पे आपके पास में SO2 की बात करें तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर देखो कितना है, 430। अमोनिया की मैं अगर बात करूं तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दिख रहा है, 406। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अगर अमाउंट एब्जॉर्ब की मैं बात करूं तो जब SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 430 जो कि सबसे ज्यादा है, तो देखो अमाउंट एब्जॉर्ब भी क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से इधर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप देख रहे हैं कि N2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 126। तो इसका एब्जॉर्ब अमाउंट भी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। H2 का क्या है, 33 है, तो 4.5 ही है। तो द गैसेस सच एज SO2, Cl2, NH3, etc are easily liquefiable, are absorbed to a greater extent। क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। और अगर मैं बात करूं गैसेस लाइक N2 एंड H2, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, कम है, ये इजीली लिक्विफेबल नहीं है, इसलिए इनका जो एब्जॉर्ब होने का एक्सटेंट है वो क्या है, आपका कम हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखिए हमारा फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग है टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू LCP मतलब लॉ चिटेल प्रिंसिपल, अगर इस प्रोसेस के लिए मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो ऑलरेडी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। ठीक है ना। तो एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लॉ चिटेल प्रिंसिपल, इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। पहली बात समझ में आई? यहाँ पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है कांस्टेंट प्रेशर पर। कंसिडर अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड वर्सेस प्रेशर। ठीक है ना। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन है, इधर देखिए एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन हो रहा है, तो डेल्टा एच क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर डी एड्सॉर्प्शन मतलब आपको याद है कि डी एड्सॉर्प्शन क्या होता था कि दोनों को अलग कर देना, एब्जॉर्प्शन का उल्टा। तो एड्सॉर्प्शन क्या है, एक्सो, तो डी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, एंडो। ठीक है ना, वही लिखा गया है यहाँ पे। फिर इधर मैंने जो एक ग्राफ प्लॉट जो आपको कराया गया है, तो आप ये देखिए किस किस के बीच में वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, यहाँ पे लिखा है N2 एड्सॉर्ब इन सेंटीमीटर क्यूब, और प्रेशर। तो जब 193 केल्विन टेम्परेचर, आप देखिए नीचे की ओर जाने पर 247 केल्विन, और यहाँ पे आपके पास में 273 केल्विन, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, V3 से V1। अब देखिए कि 193 पे ये ऐसा आ रहा है, इधर ये V2 के लिए मतलब 247 के लिए है, और ये V1 किसके लिए, 273 के लिए। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 193 to 273 Kelvin at a constant pressure P, the volume of gas adsorbed decreases from V3 to V1। वॉल्यूम कम होता जा रहा है ना। तो बस यही अपने को ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ऑफ सरफेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा एब्जॉर्बेंट पे। क्लियर है? एड्सॉर्प्शन पर, सॉरी एड्सॉर्बेंट नहीं, पूरी प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ेगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना। टेम्परेचर आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है एक अपना अफेक्ट छूट गया है, प्रेशर। तो प्रेशर की अब मैं बात करूंगी, प्रेशर को अलग मेथड से या एक अलग प्रोसेस के थ्रू समझाने वाली हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अफेक्ट ऑफ प्रेशर पर। अब देखिए प्रेशर के इफेक्ट को समझाने के लिए हमें, अब पहली बात तो कि मुझे प्रेशर का इफेक्ट देखना, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम इस टर्म्स को क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके लिए ग्राफ बनाऊंगी आगे की स्लाइड में, बट अभी थोड़ी कुछ चीजें समझे है ना कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो देखिए द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन द
प्रेशर ऑफ द गैस। जैसे कि आपके पास में ये है आपका एड्सॉर्बेंट, ये इसका कोई पर यूनिट मास है, इस पर जो आने वाली गैस है वो कितने अमाउंट में आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे मैंने माना है कि x अपॉन m क्या है, यहाँ पे x इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, m इज द मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना, और x अपॉन m इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड। ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ इतना देखें कि द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस per unit mass of absorbent depends upon the pressure of the gas। तो यहाँ पे सिर्फ हमने x अपॉन m मान लिया है, इसको हटा दीजिए, ये कुछ काम का नहीं है। तो x अपॉन m क्या है हमारा, यहाँ पे x इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट और m क्या है यहाँ पे, m इज द मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। क्लियर हो गया? अब इसको मैं ग्राफ से समझाती हूँ, ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब प्रेशर के इफेक्ट पे, या फिर हम बोलें कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को प्रेशर के हेल्प से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको समझाने के लिए देखिए क्या होता है कि हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एक्स अपॉन एम एंड प्रेशर के बीच में। तो जब शुरू में हमारे पास में लो प्रेशर था, आप यहाँ पे देखिए कि लो प्रेशर है, तो x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, p की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है ना, p की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाते पर आप ये देख रहे हो कि प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पूरी सरफेस खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे कि अपने पिस्टन दबा रहे हो, है ना, दबा रहे हो, तो शुरू में तो क्या होगा कि जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ा रहे हो, एब्जॉर्बेंट जो आपका होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में इंक्रीमेंट होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। लेकिन जब आप एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा दबा के आपने पूरी के अंदर की जो सरफेस है वो सरफेस क्या हो गया, खत्म हो गई, तो उस टाइम पे आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गई कि जब प्रेशर आप पहले इनिशियली बढ़ाओगे तो प्रेशर के बढ़ने के साथ में एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद में जब सरफेस खत्म हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक पिस्टन लगा दिया इसमें, है ना, तो पहले दबा रही हूँ, तो दबा रही हूँ, तो फिर अभी तो क्या हो रहा है, आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद में ऐसा हो गया कि पूरी सरफेस खत्म हो गई। तो यहाँ पे देखिए फिर हमारा जो x अपॉन एम, मतलब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, x अपॉन एम से, जो कि क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब। समझ में आ गए? तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास में जब प्रेशर आपने शुरू में देखा तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जब आपका हायर प्रेशर था तो ये क्या हो गया, x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p जीरो, p की पावर क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जब इंटरमीडिएट की बात आई तो यहाँ पे इंटरमीडिएट पे x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। तो अब यही चीजें आपको अच्छे से देखनी है कि कैसे इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे PS क्या हो गया, सेचुरेशन प्रेशर। सेचुरेशन प्रेशर मतलब वो प्रेशर जब एड्सॉर्प्शन बंद हो चुका है, ठीक है ना, सेचुरेशन वाली बात आ गई यहाँ पे। तो अब देखो आगे की स्लाइड में उसको समझाती हूँ मैं, यहाँ से आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। देखो क्या हो रहा है, एट प्रेशर PS, इस PS की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, प्रेशर PS पे, है ना, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस डी एब्जॉर्ब। बात समझ में आई कि प्रेशर PS पर क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस डी एब्जॉर्ब। मतलब वहां पे आपका एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है क्योंकि सरफेस पूरी खत्म हो गई है। तो द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम कांस्टेंट इवन दो द प्रेशर इज इंक्रीज। मतलब एक टाइम आने के बाद में चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा दोगे, उस प्रेशर पर आपका एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस स्टेट को सेचुरेशन स्टेट बोलते हैं। सेचुरेशन स्टेट आ गई, ठीक है ना, और इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो वन बाय वन हम चीजें डिस्कस करते हैं। पहले लो प्रेशर की बात करते हैं, है ना। जब लो प्रेशर था तो आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ना, और x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, x अपॉन एम, मतलब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p।
ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी, के लगाऊंगी, वेर के क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर अपन हाई प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, द ग्राफ बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाए k p0, तो x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p0। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हो गया, p0 मीन्स इक्वल टू 0, तो x अपॉन एम क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। आ रही ना बात समझ में, कि आपका जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पीएस पे बात कर रहे हैं, तो एट हाई प्रेशर द ग्राफ बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास में x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, के पी 0, और अगर किसी की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से, है ना, p की पावर 0 मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया, तो x अपॉन एम इज इक्वल टू क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। दो चीज अपने को समझ में आई। अब इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, आपको याद है कि ये वाला पोर्शन जो था मिडिल वाला, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर का था। तो जब हमारे पास में इंटरमीडिएट प्रेशर की बात की जाती है तो इट बिकम अ पॉलिनोमियल फंक्शन द डिग्री ऑफ 1/n। हमने कहा था x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, तो x अपॉन m विल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ प्रेशर which lies between 0 to 1। ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगी कि 1/n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, किसके बीच में हो सकती है, n की वैल्यूज पे अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे x अपॉन m विल डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर विच लाइज बिटवीन 0 to 1। तो x अपॉन m वही, अगर हमने कांस्टेंट हटाया, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो क्या लिख देंगे, के पी की पावर 1/n, जहां n क्या हो जाएगा, n एक इंटीजर हो जाएगा, वेर n कैन टेक एनी होल नंबर वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेड एंड एब्जॉर्बेंट। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कि आपकी 1/n की वैल्यू किसके बीच में हो सकती है, n की वैल्यू किसके बीच में होती है, ये आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं 1/n की वैल्यू की बात करूं तो ये क्या, 0 से आपके पास में क्या है, 0 से 1 के बीच में 1/n की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी आपका 1 से इंफिनिटी के बीच में होगी। क्वेश्चन आता है बेटा, अच्छे से याद रखना है ना। और इसमें मेरे पास में जो आइसोथर्म पूरा इक्वेशन था, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ये याद रखना। क्या बोलते हैं, फ्रेडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। मैं नाम पढ़ना भूल गई थी, बट आपको फर्स्ट इसका जब स्टार्ट किया था अपन ने आइसोथर्म मतलब प्रेशर का इफेक्ट, तब आपको वहां पे लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, अपन ने पहले ये देखा किस प्रेशर पर, लो प्रेशर पर। फिर हमारे पास में मतलब इसका मतलब क्या था, यहाँ पे p की पावर 1 थी। फिर आपका इंटरमीडिएट पे x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n आया था। ठीक है ना। तो वही बताया गया है कि भाई यहाँ पे अगर 1/n की वैल्यू पूछे तो वो क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। अगर आपसे n की वैल्यू पूछे तो वो 1 से इंफिनिटी होगी। ठीक है ना। तो x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे p की पावर 1/n हुआ करती थी, तो कांस्टेंट हटा दिया। एट लो प्रेशर x अपॉन एम इज इक्वल टू kp1, तो यहाँ पे मेरे पास में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाई प्रेशर पर भी समझ में आता है सबको। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा आपका कट गया है, वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, पूरा ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास में कहाँ पे क्या क्या, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं या लॉग ले लूं यहाँ पे, तो मैं क्या क्या इसको लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ अलग से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास से थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर हमारे पास में लॉग लेते हैं तो लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। तो देखो अगर लॉग लिया तो हमारे पास में क्या आता है, लॉग ऑफ x अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1/n ऑफ लॉग p। तो ये कौन से टाइप की इक्वेशन है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए, y इज इक्वल टू c
प्लस mx क्या हो सकता है यहाँ पे y इज इक्वल टू c प्लस mx टाइप का इक्वेशन बन गया। तो बस वही आपको बताया गया है कि log p सॉरी log x अपॉन m वर्सेस log p के बीच में जो ग्राफ है वो आपको ये ग्राफ दिखाई दिया है। स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n, n यहाँ एज इक्वल्स टू क्या 1 बाई स्लोप, इंटरसेप्ट आपका क्या हो जाएगा log k। तो ये आपका क्या था वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। क्लियर होता है? तो ये पूरी कहानी थी हमारी एड्सॉर्प्शन की, उसके फैक्टर अफेक्टिंग की, जिसमें हमने चारों फैक्टर देख लिए। बहुत ही आसान है। टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका एड्सॉर्प्शन क्या होगा कम होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर आपके पास में प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा पहले बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सरफेस खत्म हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में अगर समझना है तो एक बार आप फिर से फ्रेडलिश इक्वेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब हमारा दूसरा पार्ट है कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट या कैटेलाइसिस या कैटलिस्ट। अच्छा एक बात बताओ, हमें किसी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ती है भाई कैटलिस्ट को, और कौन से टाइप की रिएक्शन के लिए मुझे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो अगर मेरे पास में रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है मुझे कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो रही है तो भी मुझे कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं कैटलिस्ट का कब, जब हमारे पास में कोई मॉडरेट रिएक्शन हो, जब रेट ऑफ रिएक्शन ऐसी हो कि जिसपे हम काम कर सके यार, तब हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो जैसे कि मेरे पास में अगर मैं फास्ट रिएक्शन की बात करूं तो वेरी फास्ट रिएक्शन आपकी कौन सी होगी जो बहुत जल्दी हो जाएगी, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी। ठीक है ना? तो वो आपकी एक बहुत फास्ट रिएक्शन है, तुरंत आपका एक रिएक्शन हो जाता। वेरी स्लो रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो अगर इस टाइप की रिएक्शन आपकी होती है तो मुझे कभी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन से कोई रिएक्शन हो रही है तो मुझे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। और उस कैटलिस्ट का यूज क्या होता है? टाइम को इंक्रीज करना। मतलब अगर कोई रिएक्शन आपकी 10 घंटे में कंप्लीट हो रही है तो हो सकता है कि वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए कैटलिस्ट की वजह से। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि KClO3 को अगर मैं हीट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे KCl और O2 मिलता है। ठीक है ना? ओ अच्छा, ये T जो था ना वो ये आ गया कैटलिस्ट का। ठीक है? तो यहाँ पे KClO3 को जब मैं हीट करती हूँ तो KCl और क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। तो ये रिएक्शन आपके 4 घंटे में कंप्लीट हो रही है भैया। अब अगर आपने यहाँ पे MnO2 कैटलिस्ट ले लिया तो ये रिएक्शन आपकी 15 मिनट में हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MnO2। ठीक है ना? तो ये आपका क्या कर रहा है कैटलिस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब टाइम कम कर रहा है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हेन एडेड टू रिएक्टिंग सिस्टम। अब सबसे बड़ी बात ये कि हमें मिलाना किधर है इसमें, रिएक्टिंग जो आपका रिएक्टेंट है उसके साथ मिलाना है। increases the rate of the reaction without itself being consumed। ध्यान रखें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, 10th में भी पढ़े हुए हैं ना कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन ये ऐसा का ऐसा आपको मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसे रिएक्टिंग सिस्टम में मिलाया जाता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो जब कैटलिस्ट है तो उसके टाइप भी होंगे भैया। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की। दो टाइप के कैटलिस्ट हो सकते हैं आपका, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो आपने कैटलिस्ट मिलाया है और जो आपका रिएक्टेंट है उन दोनों की फेज क्या है? सेम है ना? अ कैटलिस्ट व्हिच एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड होमोजीनियस। जैसे कि आपकी रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो आपका गैस है, आने वाला जो आपका कैटलिस्ट है वो भी क्या है? गैस है। तो हम जैसे हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, है ना? तो वो हमारे लिए मतलब सेम फेस अगर होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगर मैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात करती हूँ तो क्या हो जाएगा? जब मेरे पास में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों की फेस क्या है? अलग अलग हो, तो अ कैटलिस्ट व्हिच does not exist in the same phase as the reactant is called heterogeneous catalyst। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें कि भैया होमोजीनियस कैटलिस्ट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको याद है एस्टर की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ में कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या एसिड, तो यहाँ पे H2SO4 किसकी तरह काम किया करता था? कैटलिस्ट की तरह। तो ये भी क्या है आपका? एक्वस। और जो आपका एस्टर है वो भी क्या है? एक्वस। तो आपका रिएक्टेंट और
कैटलिस्ट दोनों की फेज क्या हो गई, सेम हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट हो गया, ठीक है ना, एसिड और आपका अल्कोहल बन जाता है। तो द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एन एसिड लाइक HCl और H2SO4, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, aqueous, and the reaction mixture is also aqueous, so they are all are in the same phase, मतलब liquid phase, so the catalyst is homogeneous catalyst. The phenomena of catalyst is homogeneous catalysis. इसको हम क्या बोलेंगे, homogeneous catalysis. क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस क्या हो सकते हैं, जैसे आपने बहुत, जैसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस में देखा था, H2SO4 बनाने की जो मेथड हुआ करती थी, वहां पे V2O5 एज ए कैटलिस्ट यूज होता था। फिर अमोनिया बनाने के लिए हेबर्स प्रोसेस है, तो वहां पे भी हमारे पास में Fe एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ करता था। तो देखिए SO2 यहाँ पे क्या होगा, गैस, लेकिन V2O5 यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। N2 थ्राइस H2 यहाँ पे क्या है, गैसियस फॉर्म में, लेकिन आयरन यहाँ पे क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या हो गया आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। N2 and H2 आर gases where Fe is solid। तो हमारे पास में होमोजीनियस कैटेलिस्ट, होमोजीनियस कैटेलिस्ट, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैटेलाइसिस। इसे क्या बोल देंगे, जब अलग अलग फेज हो जाएगी तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो काफी आसान है, थ्योरेटिकल है यार, पूरा एक एक बार सुनने से समझ में आ जाता है, याद हो जाता है, तो ज्यादा अपने को परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, बहुत ही आसान है। कि जैसे कि आपके पास में एक सरफेस है ना, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमिना है ना, तो यहाँ पे मेरे पास में ये एक कोई सरफेस था, तो आपके जो भी कैटलिस्ट था, तो डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल टू सरफेस, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन ऑन टू सरफेस। तीसरी स्टेप में हमारे पास में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। फिर क्या हुआ हमारा, डिफ्यूजन वेग। ये 5 स्टेप। अब मैं इसे आसानी से और समझाऊं, आपने क्या करा, ये एक सरफेस है हमारे पास में, और इस सरफेस में हमने हेट्रोजेनियस का एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो मैंने फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, मतलब प्लेटिनम के पाउडर को यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। और आपके पास में हाइड्रोजन गैस, जैसे हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो H2 को डाला, तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो हाइड्रोजन आएगी वो इस सरफेस पे पूरी डिफ्यूज हो जाएगी। तो वही लिखा है, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल टू सरफेस। फिर एड्सॉर्ब हो जाएगी, तो एड्सॉर्प्शन ऑन टू सरफेस। उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद में डिसॉर्प्शन हो जाता है, और आपका डिफ्यूजन फिर से हो जाता है। तो यही आपका मैकेनिज्म है हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट इन डिफरेंट फेजेस। कैटलिस्ट आपका सॉलिड फेज में है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, प्लेटिनम, और रिएक्टेंट आपकी कौन है, आपका एल्कीन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो एल्कीन और हाइड्रोजन ये दोनों ही क्या है, गैसियस फेज में है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट समझ में आया। डिफरेंस देख लेते हैं हेट्रोजेनियस कैटलाइसिस और होमोजीनियस कैटलाइसिस में। अगर मैं होमोजीनियस कैटलाइसिस की बात करूं, तो देखो ध्यान से देखो एकदम, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट दोनों सिंगल फेज में है। यहाँ पे मेरे पास में हेट्रोजेनियस में डिफरेंट फेजेस में है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑकर्स इन द लिक्विड फेज और गैस फेज। यहाँ पे रिएक्शन डज नॉट ऑकर्स इन गैस और लिक्विड फेज, बट ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है। डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। बोर्ड एग्जाम में भी इस पे आपके डिफरेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और IIT JEE नीट में भी पूछे जा सकते हैं। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट, मतलब होमोजीनियस कैटेलाइसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस में मेन डिफरेंस क्या है, समझ में आ रही है ना बात, कि कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट दोनों सिंगल फेज में होते हैं होमोजीनियस के केस में, या दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं। यहाँ पे होमोजीनियस के केस में रिएक्शन ऑकर्स इन द लिक्विड फेज और गैस फेज, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन डज नॉट ऑकर इन अ गैस और लिक्विड फेज, बट ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। The rate of the reaction does not depend on the surface area of catalyst, but heterogeneous के केस में the rate of reaction is proportional to the surface area of catalyst। मैंने बताया था प्लेटिनम का पाउडर फॉर्म लिया है, तो डिपेंड करेगा ना सरफेस एरिया वहां पे,
क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात। फोर्थ वाला हमारे पास में क्या हो सकता है, फोर्थ आपके पास में आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या हमारे पास में, तीन डिफरेंस के बाद में फोर्थ, द कैटलिस्ट डिसॉल्व into the gas phase or solution of reacting mixture। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, द कैटलिस्ट डिसॉल्व into the gas phase, मतलब ये डिसॉल्व हो जाता है कैटलिस्ट, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो घुल जाता है। द कैटलिस्ट डज नॉट डिसॉल्व, दोनों की फेज अलग अलग है, कैसे डिसॉल्व होगा। फिफ्थ पॉइंट बोलता है कैटलिस्ट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड, बट ऑब्वियस है दोनों की फेज सेम है, लिक्विड लिक्विड है या गैस गैस है, तो दोनों को मिक्स कर दिया है आपने, तो दोनों को अब अलग करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हेट्रोजेनस की मैं बात करूं तो हेट्रोजेनस में क्या हो जाएगा, इजीली सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं होमोजीनियस कैटलिस्ट की बात करूं तो जो होमोजीनियसली कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी वो थोड़ी फास्ट होती है एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियसली कैटलाइज्ड रिएक्शन से। तो ये आपकी क्या हुई, फास्ट हुई, ये आपकी क्या हुई, स्लो हुई। क्लियर है। अब देखो अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो वही चीजें हैं कि एंड ऑफ द रिएक्शन कंज्यूम नहीं होता, फिर से रीजनरेट हो जाता है, ये इसका मेन फीचर है। ठीक है ना। फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है मतलब क्या करता है उसको समझेंगे। आपने आपका क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, कि एग्जैक्टली रिएक्टर ने प्रोडक्ट की एनर्जी को कम करता है। ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप कैटलिस्ट में आते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ये कॉम्प्लेक्स आगे जाके प्रोडक्ट में चेंज होता है और आपका कैटलिस्ट अलग हो जाता है। जैसे ट्वाइस SO2 O2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे NO2 एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है भाई, है ना। SO3 बनाया, तो स्टेप 1 में क्या हुआ होगा, SO2 NO2 के साथ में रिएक्शन करा, SO3 बनाया और NO बनाया। स्टेप सेकंड में क्या हुआ, NO ने O2 के साथ में रिएक्शन करी, NO2 बना दिया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, देखो ट्वाइस SO2 प्लस O2 और ट्वाइस SO3, मतलब मेरे पास में यहाँ पे NO2 का तो कोई रोल ही नहीं आया प्रोडक्ट में, तो ये क्या हो जाते हैं, रीजनरेटेड हो जाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया इसका, कैटलिस्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, आपको पता है हमने इक्विलिब्रियम में भी इसकी बात करी थी कि अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कैटलिस्ट का वहां पे क्या रोल रहता है। तो वहां पे क्या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, अटेंड करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा। तो वहां पे मैंने बात की थी कि ये सिर्फ क्या करता है कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, तो ये सिर्फ क्या करता है कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का जो टाइम है उसको कम कर सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है, ये क्या करता है, हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। मेरी बात समझ में आई। और ये कोई पार्शियलिटी भी नहीं करता है, ये दोनों रिएक्शन को, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम बट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। समझ में आई बात। ये इक्विलिब्रियम में भी अपन पढ़ाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका है, एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट causes considerable increases in the rate of reaction। मतलब आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, आप एक छोटा सा अमाउंट भी लोगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को काफी अच्छे तरीके से या काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है ना। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास में प्लेटिनम लिया, जो कि प्लेटिनम मैंने बहुत कम अमाउंट में लिया, आप देख सकते हैं 10 की पावर -8 मोल डेसीमीटर क्यूब में लिया। ठीक है ना। तो वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -8 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ colloidal platinum shows a significant increases in the rate of H2O2 decomposition. One molecule of enzyme catalyzed under certain condition decomposes 5 million molecules of H2O2 in 1 minute. ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। क्लियर है। इसे हमने ग्राफ में देखा है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर मैं देखूं एड्सॉर्प्शन, मतलब आपका क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो
मेरे पास में यहाँ पे H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है। पहले केस में मेरे पास में यहाँ पे ग्राफ जो हो रहा है एक्टिवेशन एनर्जी में, ये इधर मिल रहा है, इतना अपर साइड मिल रहा है, ठीक है ना, 76 किलो जूल। यहाँ पे मेरे पास में जब मैंने कैटलिस्ट मिला दिया तो इस कैटलिस्ट में इसने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, तो 57 किलो जूल पर मोल। तो विदाउट कैटलिस्ट आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये ग्राफ मिला, विद एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट आपको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये ग्राफ मिला। इसका मतलब ये कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है, लेकिन उसके पाथ को कम नहीं करता है। अब इस चीज का ध्यान दे, है ना, पाथ को कम नहीं करता है मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म जैसी है वैसी ही हो रही है, बस उस रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान जो आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो पिक मिल रही थी वो पिक अब क्या होगी, थोड़ा नीचे मिलेगी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अब क्या होता है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी को भी कम कर देता है। तो याद रखें कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैं बात करूं कि कुछ ग्राफ ऐसा बना है, ग्राफ कुछ ऐसा बना है, तो इसकी एनर्जी आपके पास में ये आ रही है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की ये आ रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका इसकी एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। आप देख रहे हैं पहले आपकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे मिला करती थी, मतलब ये थी इसकी पिक, और अब एक्टिवेशन एनर्जी की पिक क्या थी, ये हो गई। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट ऑन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर कभी कभी क्या लगता है हमें कि कैटलिस्ट जो होता है वो इनिशिएट करता है रिएक्शन को, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, इट ओनली इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करता है, इनिशिएट नहीं करता है। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पर एक केस ऐसा होता है जिसमें ये रिएक्शन को शुरू करता है। तो देखिए हमारे पास में इसको हम समझ लेते हैं कि उसको कौन सा एक केस है जहां पर एक्सेप्शन है, पूछा जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपकी कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को क्या करता है, इनहांस, इनिशिएट नहीं करता, इनहांस करता है। जैसे H2 and O2 remain unchanged for a years at 25 डिग्री सेल्सियस, बट इसमें ये बोला गया है however in the certain cases the catalyst, यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है, the catalyst is found to initiate the reaction। अगर मैं बोलूं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, मैं उसी का एक एग्जांपल बता रही हूँ, H2 एंड O2 जो होते हैं वो रिमेन अनचेंज रहते हैं। मतलब आपके पास में अगर रूम टेम्परेचर पर H2 एंड O2 दोनों रिएक्शन करते रहते हैं तो हमें तो पूरी ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन हमें मिलती ही नहीं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। बट अगर मैं प्लेटिनम वायर ऐड कर दूं इस मिक्सचर में, क्या कर दूं, प्लेटिनम वायर ऐड कर दूं, तो इस प्लेटिनम वायर के एडिशन की वजह से if platinum wire is added to the mixture the reaction start immediately and the rate become so high that the mixture exploded। तो एक मात्र यहाँ पे आप एग्जांपल, मतलब कुछ एग्जांपल्स है जिसमें एक ही वन ऑफ द मेन एग्जांपल्स है जहां पर कैटलिस्ट ने क्या कर दिया है, कैटलिस्ट ने रिएक्शन को इनिशिएट किया। क्यों? क्योंकि शुरू में तो हमने क्या देखा, शुरू में हमने ये देखा कि भैया आपका जो H2 and O2 है सॉरी ये आराम से रूम टेम्परेचर पर अलग अलग बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आपने प्लेटिनम वायर ऐड किया वो आपस में क्या करने लग गए, रिएक्शन करने लग गए। तो जनरली ये मेन आपके कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक थे, इनके टाइप थे। हमने एड्सॉर्प्शन देख लिया, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एड्सॉर्प्शन देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एंजाइम पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज करें और एनसीईआरटी की रीडिंग करें। थैंक यू, बाय बाय।